हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर। पिछली क्लास में हम लोग मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उसमें काफ़ी टाइम लंबा समय हो गया था, 1 घंटे करीब करीब की वीडियो बन चुकी थी, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में ये पूरा मॉडल पेपर जो है फिनिश कर दें हम लोग। तो इसमें जो है ये जो मॉडल पेपर मैं बनाया हूँ ये बेसिकली रूप से यूपी बोर्ड के लिए ही है, बट 30% जो काटा गया कोरोना की वजह से वो मैं इसको निगलेक्ट कर दिया हूँ, काट कर उसको जो है वो 30% मैं इसको काट दिया हूँ। इसके बाद जो बचा हुआ है उसी के तहत मैं इस मॉडल पेपर को तैयार किया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस मॉडल पेपर में थोड़ी सी आप लोग की मदद होगी इसमें, तो फिर मॉडल पेपर बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो बेसिकली रूप से क्या बोलते हैं कि जो डिफिनेशन दी गई है उसको मैं यहाँ पे लर्न करवाऊंगा, नहीं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट, देखिए पहले आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये मैं एक बार फिर से देख लूँ। हाँ, प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए। तो नंबर फर्स्ट में देखिए लिखा है गया कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से अपनी उत्तर पुस्तिका में सही सही आपको निशान लगाने हैं। लिखा है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की जो चाल होती है, जो सूर्य भगवान हम लोग को चाल देते हैं, किसकी चाल, प्रकाश की चाल जो देते हैं, वो कहाँ सबसे ज्यादा होती है। ये दिखा है, एक निर्वात लिखा है, एक कांच लिखा है, एक जल लिखा है, एक वायु लिखा है। जानने को हम लोग जानते हैं कि निर्वात में होती है, ये ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि निर्वात में कितनी होती है तो आप लोग कह देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर कांच की पूछ दिया जाए, इसकी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर जल की पूछ दिया जाए तो इसको होती है 2.25 शायद करीब पर इसी तरह होती है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से होती है। तो इसका ऑप्शन वाला कौन सा जगह, निर्वात वाला से जगह। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर हम नीचे वाला कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बड़ा प्रतिबिंब जो है कि वास्तव में भी बनता है और आभासी में भी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा है कि देखिए सारी जगह आभासी लिखा है। अगर सारे जगह आभासी लिखा है इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छठवीं वाली केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे केस में वास्तविक बनते हैं। क्योंकि जब हम लोग वस्तु को रखते हैं, है ना, वस्तु को जब रखते हैं अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, वस्तु को हमें बात, ये मेरा F होता है, ये C होता है। वस्तु को जब जितना ही दूर रखेंगे हमारा प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता है। जैसे नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब और बढ़ता बन जाएगा। लेकिन जब हम C पर पहुंचते हैं तो जितनी बड़ी मेरी वस्तु होती है उतनी बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनता है। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमको बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का मतलब ये हमको कम से कम इस चीज के आगे और रखना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं इधर ही कहीं आपका इमेज वस्तु को रखनी चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा तो सही होगा। तो आभासी सब में दिया है, तो इस हिसाब से आभासी तो मतलब कि सही रहेगा। लेकिन जब आभासी बनता है तब प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्योंकि जब उल्टा बनता है यहाँ पे तो वास्तविक बनता है, इधर क्या बनता है, या मैं कहूँगा इधर प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक। अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और आभासी बनेगा, इधर कैसे बनता है, आभासी, तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा। तो देखिए आभासी उल्टा यहाँ लिखा है गलत होगा, आभासी उल्टा ये भी गलत होगा। आभासी सीधा, आभासी सीधा, देखिए दोनों जब बड़ा बड़ा दोनों लिखा है तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी ये कहिए चाहिए कि दोनों ही ऑप्शन सही है ना। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन दोनों मैच कर गए, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हूँ। खैर कोई बात नहीं है, यानी आपका से कौन सा आभासी सीधा हुआ बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। विद्युत परिपथ का मतलब ये मान लीजिए कोई बना दे रहा हूँ, है ना, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें कह रहा है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। I बराबर क्या होता है, देखिए ओम का भी नियम होता है, V बराबर I R, ये ओम का नियम होता है, V बराबर I R। I धारा है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, I बराबर क्या, Q/T। Q क्या होता है, कूलाम होता है, ये आवेश होता है यानी कूलाम, है ना, कूलाम। और ये क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड। हम ऐसे कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। बहने वाली धारा का मात्रक क्या था, कूलाम प्रति सेकंड। कोई दिया ही नहीं है, मैं कूलाम प्रति सेकंड को भी लिखता हूँ क्या, एम्पियर। क्या मैं बोलता हूँ, एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर के नाम से जाता है। किस पद्धति में, SI पद्धति में। आपका ये हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर।
अगर मान लो कोई कहे कि ये ओम, ओम किसका मात्रक है, पता नहीं, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, है ना। और नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट में प्रतिरोध, सॉरी ये तो अभी बचा ही है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध मतलब सॉरी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर कूलाम की बात करें, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, किसका, आवेश का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जूल की बात कर दी जाए, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ओम मीटर किसका मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन देते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मेरा सही है वही हो, वो हो गया वो हो गया। अब कम से कम उस पर ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए अगर ये दिया है तो किसका मात्रक है, ये दिया किसका मात्रक है, ये सारी बातें ध्यान देनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट है ना, प्रश्न नंबर 2 देखिए, 4 मीटर की फोकस दूरी वाले या बराबर दिया कितना मेरा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कार्य लेंस की क्षमता P बराबर क्या था, 1/F, किसमें, मीटर में होता है। मीटर में दिया भी है, कितना मीटर में दिया है, यानी P = 1/F का मान कितना दिया है, 4, यानी आ जाएगा 10.25 मेरे। ये तो सिंपल वाला सवाल है, फ्री वाला सवाल है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बहुत जल्दी निकालेंगे। नेत्र की समझने क्षमता क्या है, नेत्र की समझने क्षमता क्या है, समझने क्षमता का मतलब कि हम लोग के आँख में एक आइरिस होती है ना? वही नेत्र लेंस को बढ़ाती घटाती है। आप मान लीजिए मैं जल्दी जल्दी में आँख बना दे रहा हूँ, यहाँ पे नेत्र लेंस है और यहाँ पे इसी के नीचे क्या लग रही होती है, आइरिस, क्या लगते हैं, ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आइरिस होती है, प्रतिबिंब कहीं पर रखा जाए, वस्तु को कहीं पर रखी जाए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सीधे कहाँ बनता है, इस रेटिना पर बनता है ना। तो ये आइरिस क्या करती है, इसके नेत्र लेंस को घटाती है बढ़ाती है, यही काम करती है। कौन, तो यही नेत्र की समझने क्षमता होती है। ओम का नियम क्या होता है, आपको पता है, ओम का नियम किताब में लिखा है, V/12 इसकी डिफिनेशन की बात मैं नहीं करूंगा, डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग का हमारा बेस ये है कि आप लोग प्रश्न दिखा दें, सारे प्रश्न किस हिसाब से आते हैं। अब देखिए ये सवाल देखिए, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवतल दर्पण की बात आती है तो जब भी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये है अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये मेरा क्या होता है, पोल होता है, ये मेरा F होता है, ये मेरा क्या होता है, C होता है। अब इसमें U जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु को इधर ही रखी जाती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है। V कैसा होगा, V भी नेगेटिव होता है, और F कैसा वो भी नेगेटिव ही होगा, F इधर ही है ना, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। चलिए एक बात करते हैं हम लोग सवाल की तरफ। इस सवाल को मैं थोड़ी हिंट देकर मैं छोड़ दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि सवाल का उत्तर क्या है। एक किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर 20 सेंटीमीटर में कहूँगा, या बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। R बराबर क्या होता है, F/2 होता है, ये जानता हूँ। कई वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। सवाल को लगाने से मतलब यही सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसकी फोकस दूरी कितने दिया है, 10 सेंटीमीटर। बात समझ मेरी आ रही, 10 सेंटीमीटर दिया रखा था। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी वस्तु को रखना है, यहाँ पे रखूंगा, इसी मतलब इसी है, यहाँ पे रखूंगा कि यहाँ पे रखूंगा कि यहाँ पे रखूंगा, हमको ऐसा रखना है, प्रतिबिंब को ऐसे जगह रखना है कि उसका आकार कैसा बना, दोगुने आकार का बने। तो 4 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बना चाहिए, 8 मीटर का। 5 मीटर का है तो 10 मीटर का, और वास्तव में बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये इसी के बीच में रहेगा, इसी के बीच में यहाँ पे मेरा कोई प्रतिबिंब बनेगा, इधर से जा नहीं सकता, वास्तव में बनाना है। तो मैं इसीलिए से आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि M बराबर मैं -2 लूंगा। देखिए जब वास्तविक की बात करती है तो जो आवर्धन मेरा होता है वो निगेटिव होता है, जब आभासी की बात करता है तो मेरा आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। M बराबर मेरा -2 हो गया, मैं जानता हूँ कि M बराबर -V/U होता है। M बराबर -V/U, M का मान कितना, -2 और -V/U, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, 2U, V बराबर क्या आ जाएगा, 2U। F बराबर दे दिया है, आप फार्मूला लाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आप यहाँ से U का मान निकालेंगे, आ जाएगा लेवल ऑफ करीब -15 सेंटीमीटर रहेगा। आप लगा के देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अगर आ जाएगा बताइएगा। -15 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग मान रखेंगे, F का मान रख देंगे, आप लोग F का मान रख देंगे 1/-10 प्लस बराबर 1/V का मान क्या है, 2U है, और यहाँ पे क्या है 1/U है, 3U हो जाएगा। ऊपर जाएंगे आप, कितना हो जाएगा, ये 3 कितना आ जाएगा, 2U हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, 5 जगह 5 × 15। देखिए सिंपल सी तरीका है, -15 आएगा, यानी F बराबर मेरा क्या आएगा, -15। अगर -15 इसका मतलब वस्तु को ये इधर ही बनेगी, है ना, या 12 -15 सेंटीमीटर। अगर देखना चाहोगे देख लें, तो हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी में। दृष्टि दोष,
निकट दृष्टि दोष, इसका कारण बताइए। ये डिफिनेशन आप लोग अपने से कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, नजदीकवा की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। कैसे कैसे? साफ साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन टॉयलेट होता है उल्टा ही समझता है। निकट दृष्टि दोष में बबुआ निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। बात मेरी समझ आ रही? तो ये इसकी सचित्र वर्णन करना चित्त तो आप लोग बना लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिखाते हैं, समय मेरे पास बहुत कम है। अगला सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर के अवतल लेंस के सामने, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी लिखा है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी यह बराबर कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए अवतल लेंस है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है, यानी यह बराबर -20 सेंटीमीटर। करें अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि सामने 30 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को ही रखा है, यानी कि u बराबर कितना लिखा है? 30 सेंटीमीटर, भी कितना माइनस में अवतल लेंस की u कैसा होता है? निगेटिव होता है। हमसे भी पूछ रहा है, v बराबर क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि v कितना आएगा। फार्मूला आप लोग को पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप v का मान निकालेंगे। मेरे समझ से v जो भी आना रहेगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमको उत्तर यहाँ तक पता है कि इसका 12-15 जो भी आना रहेगा आएगा। चलिए आगे करते हैं। ये सवाल कुछ अच्छा खासा है। ये 7 नंबर का सवाल है आप लोगों के 4 नंबर का, है ना। देखिएगा, मैं इसको भी एंड देख के छोड़ूंगा, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु के u बराबर मैं कह दे रहा हूँ -25 सेंटीमीटर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, अगर u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है, दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मैं कह दे रहा हूँ कि m बराबर मेरा दे दिया है 2। m बराबर एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा। प्लस कब लूंगा? जब प्लस तब लूंगा जब वो कैसा रहेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसमें दोनों की केस किया, देखिए आभासी और एक बार वास्तविक, एक बार आभासी और एक बार वास्तविक। तो जब आभासी कहेगा, वास्तविक कहेगा, अब एक बार मैं वास्तविक बारे में चलता हूँ। वास्तविक में चलूंगा और एक बार मैं किसमें चलूंगा? आभासी में चलूंगा। किसमें चलूंगा? आभासी में। तो वास्तविक में यम मेरा कैसा है? निगेटिव, और वास्तविक में यम कैसा है? मेरा पॉजिटिव। आपको पता है कि यम बराबर कितना? -v/u होता है, और यम बराबर -v/u होता है। यहाँ पे मैं यम की जगह 2 रखूंगा, +2 रखूंगा -v/u, यानी कि यहाँ से आ जाएगा v बराबर -2u, v बराबर -2u। और यहाँ पे मैं अगर मैं -2 रख दूंगा तो -v/u, यानी माइनस कट जाएगा। v बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2u। देखिए यहाँ पे v बराबर 2u, यहाँ पे v बराबर -2u। आपको हर जगह u दिया है, u बराबर -25 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, और u बराबर -25 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर आपको दिया है। करना आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आप फार्मूला में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे भी आप फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर क्या? 1/v प्लस 1/u। मान रखेंगे यहाँ पे आपका मान कुछ आएगा, यहाँ पे भी आपका मान कुछ आएगा। हमको कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए कितना आएगा। ठीक है, मैं आपको उत्तर बता भी दे रहा हूँ कितना आएगा, पता नहीं कितना आएगा, हमको पता भी नहीं है। शायद एक का -50 रहेगा, -50 3 आएगा। हमको उत्तर बताइएगा सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी समय इसमें मुझे बताना था, ये वो चित्र में बता दिया मैं। खैर छोड़िए, इसमें तो बताना ही था, मैं चित्र पहले बता दिया आपको। ये 6 केस है, आप लोग को दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए क्या है इसमें। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बताइए। अच्छा, ये सवाल विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, ये वाला है, या इसके पीछे जो ये सवाल है, या तो ये करना था, ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये या तो ये करना था। ये भी 7 नंबर का, सॉरी गलती से 4 नंबर लिख देगा, ये 4 + 3 है, 4 + 3 बराबर 7। ये 7 नंबर का सवाल था। 7 नंबर का सवाल ये भी था, और 7 नंबर का ये भी था। आप जो अच्छा करें, ये तो मुझे टाइम लगा बनाने में, बट वो वाला तो ठीक ही है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 15 नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग कहाँ पे? खंड, सभी खंड कीजिए, खंड ख में, यानी केमिस्ट्री में लोग हल करेंगे। बहुत शानदार तरीके से, मेहनत के साथ, जोश के साथ पढ़िए आप लोग। पेपर टलते जा रहे हैं। चलिए बाबू देखिए, निम्न कौन सा असंतृप्त यौगिक है? असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए संतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त का मतलब होता है ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड। एल्केन की मैं बात करता हूँ, और असंतृप्त की जब भी बात करूंगा तो मैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा। ये दोनों असंतृप्त के नाम से जाने जाते हैं। कैसे? असंतृप्त।
और जो संतृप्त होता है वो सिंगल बॉन्ड में। इसका फार्मूला आप लोग पता है, एल्केन CnH2n प्लस कितना 2, इसका होता है CnH2n, इसका कितना होता है CnH2n माइनस क्या 2। इसका मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। IPC नाम सर्च करेंगे, मास्टर ऑफ एजुकेशन पॉइंट IPC नामकरण, तो आपको मिलेगा। पूरी वीडियो से मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे IPC नाम, बात मेरी समझ आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी तरीका है, मैं निम्न में से कौन सा होगा असंतृप्त होगा। असंतृप्त का मतलब कैसा होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, एथेन है, एथेन का मतलब 2 कार्बन C2H6, दूसरा विचार कुछ है, मेथेन CH4, एथिलीन, देखिए एथिल और एथिलीन में कोई अंतर नहीं होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या मैं इसको कह सकता हूँ क्या C2H4। अगर आपको समझ नहीं आता है क्वेश्चन तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एथिल अल्कोहल की मैं बात करूँ C2H5, ये ऐसा शराब है जो हर दारू में पाया जाता है। शराब खराब होता है, दारू दवा होती है ना, एथिल अल्कोहल है। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा, इससे आपका सही कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। कौन सा, थर्ड वाला। आगे देखते हैं हम लोग, आगे सवाल क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम धातु है, ये देखिए रेडियोएक्टिव परमाणु है। यूरेनियम कैसा है आपको लर्न करना चाहिए, गैस है नहीं, अधातु है नहीं, धातु है नहीं, ये रेडियोएक्टिव परमाणु है। वैसे रेडियोएक्टिव तत्व धातु ही के रूप में आते हैं, बट रेडियोएक्टिव है तो रेडियोएक्टिव है ना। कोई कहे कि अगर आदमी कोई चोर है या कोई जो है आदमी है ना, ये चोर भी आदमी है, और ये आदमी तो आदमी है, तो पूछा जाए कौन है, कोई कहेगा नहीं कि आदमी है, ये चोर है, इसका इसकी वरीयता दी गई चोर में, तो ये चोर है। जिस तरह यहाँ पे इसकी वरीयता दी गई यूरेनियम को किसकी, रेडियोएक्टिव, है ना, ये भी धातु है, ऐसी बात नहीं है, बस इसको वरीयता दी गई रेडियोएक्टिव, क्योंकि चोर आदमी है, ये भी आदमी, दो तरीके का आदमी है, आदमी ये भी है और आदमी ये भी, 1 2 है ना, 1 2, बट ये चोर है तो चोर ही क्या हम जाए, इसको आदमी नहीं कहा जा सकता है। तो बस यही था। आगे देखिए, एथिल का IPC नाम का है। एथिल का मतलब क्या होता है भैया, C2H5OH। मेथेनॉल देखिए SCHO, मेथेनॉल का क्या होता है SCHO। एथेनॉल C2H5, अरे एथेनॉल CH3CHO, क्या CH3CHO। एथेनॉल C2H5OH, और प्रोपेनॉल C3H7OH, है ना। ये फार्मूला है सब, मुझे बताना था एल्कोहल, सॉरी एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल IPC नामकरण है, और एथेनॉल कॉमन नाम है ना। इसको साधारण तरीके से हम अल्कोहल भी बोलते हैं ना। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड वाला। आगे देखिए, अब आगे चले, चलिए आगे देखिए, काफी चलो जी आगे। हाँ देखिए, निम्न में IPC नाम लिखना आपको, देखिएगा IPC नाम लिखिए, किसका फॉर्मल्डिहाइड का, देखिए फॉर्मल्डिहाइड SCHO, एसिटिक अम्ल CH3COOH। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मगर मैं समझा लूँगा तो पता चलेगा, 1 घंटे की वीडियो इसी में लग जाएगी इसको समझाने में। तो बेहतर आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा मैं, मुझे देख। तो SCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम, और मैं अगर IPC नाम की बात करूँ तो इसका नाम क्या हो जाता है भैया, मेथेनॉल, और इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल को मैं बोलता हूँ एथेनोइक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का आवश्यक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये बड़े चर्चित हैं सर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम होता है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, दोनों बड़ा ही कंफ्यूजन था। देखिए ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसी को जब आप लोग बना देंगे तो CaSO4 इंटू 2 H2O, ये आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम। आप पानी मिला देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस ना POP में, तो कैसे बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम बहुत कठोर होता है, और कठोर को आप तोड़ देंगे, कठोर को जिप्सम को आप तोड़, जिप्सम लिखे भैया, जिप्सम को आप तोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो बनाने की विधि पूछ रहा है, तो हमें कर देना है, तो इसको ला के लिख दीजिएगा CaSO4 इंटू 2 H2O रिवर्सिबल CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। किसी भी संख्या के सामने नीचे का 2 लिख दे, उसका मतलब होता है आधा। 4 का मतलब क्या है, 2, आधा हो गया। 5 का आधा 1/2 यानी 5/, तो ये 3/2 मतलब 1.5 हाई आधा, 1.5 आधा 2, इधर 2 उधर 2, बैलेंसिंग हो गया। आपका ये क्या है,
POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बना था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या है जिप्सम। सॉरी, हमको क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये कैसा है जिप्सम। बड़ी कंफ्यूज होते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिस तरीके से। तो इसका एक रसायन समीकरण था, मैंने दे दिया आया। चले, अच्छा एक मुझे बात बताइए, देखिए बाबू, ये होता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल को आप लोग जब गरमा करेंगे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये मिल जाएगा, है ना। और इसको जब ये संयोग करेगा तो ये बनेगा, इसको तोड़ेगा तो ये बनेगा, इसको जोड़ेगा तो ये बनेगा। तो बड़ी पॉपुलर होती है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला, कपड़ा धोने वाला कि मुंह धोने वाला, मुंह धोने वाला, इससे मुंह मत धोइए होगा, नहीं तो वहाँ बड़े बड़े पोलिप गिरने लगेंगे। चलो अगला देखिए, अगला लिखा है भर्जन और निस्तापन से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग की डिफिनेशन है, आप देखिएगा। निस्तापन की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को हम लोग इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ क्या हो जाए, उड़ जाए, लेकिन पदार्थ को गलने न दिया जाए। जो हम लोग सांद्रित अयस्क जो निकालते हैं, जो धातु कर्म वाला चैप्टर है, छोटे छोटे टुकड़ों में खनिज अयस्क वाली बात जो थी, तोड़ कर जो हम लोग जो प्राप्त करते हैं धातु कर्म अयस्क, उस अयस्कवा को, उससे पानी रहता है, क्या रहता है, पानी। तो उस अयस्कवा को हम लोग इतना गर्म करते हैं कि उसमें से जो वाष्पशील पदार्थ यानी पानी वाला जो पदार्थ है कहाँ जाए, उड़ जाए, लेकिन पदार्थ को पिघलने न दिया जाए। कहाँ कहलाती है, निस्तापन। ये नहीं कितना गर्म कर पानी उड़ जाए, साथ साथ वो भी उड़ जाए। जैसे कहने को मतलब मान लीजिए कि मैं ले लूँ Fe2O3 इंटू 2H2O, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 जल वायु हो जाएगा, और क्या Fe2O3 प्लस क्या 2H2, Fe2O3 इंटू क्या 2H2। देखिए अगला देखें, अच्छा इसमें एक और चीज लिखा है ना, एक सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये निस्तापन का एग्जाम्पल है। निस्तापन में और भी ले सकता हूँ मैं क्या, अच्छा हाँ, Al2O3 इंटू 3H2O, आप रिवर्सिबल करके 3H2 को बाहर कर देंगे, हो जाएगा ना। भर्जन में क्या होता है, भर्जन में भी सांद्रित अयस्क में उसमें कुछ और मिला करके उसको सांद्रित, उसमें भी सुखाया जाता है, बट वायु की नियंत्रित मात्रा में, है ना, वायु की नियंत्रित मात्रा में इसको सुखाया जाता है, उसमें बोलते हैं भर्जन। तो भर्जन निस्तापन के भी भर्जन निस्तापन की विधि आप लोग देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं, किताब में लिखा है। चलिए, साइक्लोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन का शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है। देखिए साइक्लो का मतलब होता है रिंग, क्या होता है, रिंग। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, और तुरंत एकदम चाप दीजिए सिंगल बॉन्ड, बोल भैया। पेंटेन लिखा है, एन जोड़ना है, एन जोड़ने का मतलब हर जगह सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी वजह से पूरी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से 4 वाले नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 कितना हो गया, 4, 1 2 3 और 1 हो गया 4, 1 2 3 4 3 अब 4 है ना। ये साइक्लोपेंटेन है। डाट कह रहा है तो डाट बना दीजिएगा हर जगह। साइक्लो का मतलब होता है रिंग फॉर्म, है ना। अभी पेंटेन की बात करें तो मैं ऐसे बना दूंगा 1 2 3 4 5 2 4 1 5, ये पेंटेन है। आप हाइड्रोजन से इसकी वजह से पूरी करेंगे, ये पेंटेन हो जाएगा। अभी रिंग बना देंगे तो इसमें जो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ब्रोमोपेंटेन की बात करता है, ब्रोमोपेंटेन की बात करते हैं। ब्रोमोपेंटेन देखिए, ब्रोमोपेंटेन सीधे लाइन में 1 2 3 4 और ये 5 2 4 5। ब्रोमोपेंटेन मतलब बीआर कलर पे फर्स्ट नंबर पे है। जब फर्स्ट नंबर पे लिखता है तो उसका नामांकन नहीं करता हूँ, या मैं लिख दे रहा हूँ बीआर, मन के ऊपर भी मन के नीचे भी कहीं भी आप लिख सकते हैं। और हर जगह क्या कर देंगे हाइड्रोजन इसकी वजह से पूरे करेंगे। अगर आप किसी में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको लिंक भेज देंगे, है ना। तो ऐसा बबुआ ये हो गया किसका, साइक्लोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन का सूत्र। आप अगर मजाक समझते हैं तो इसको ऐसे लिखिए, ब्रोमोपेंटेन का CH3 CH2 CH2 और CH2 कब होगा, 1 2 3 4 और क्या CH2 बिहार होगा ना। ये साइक्लोपेंटेन का सूत्र है। आगे अगवा देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ओहो देखिए, ये बड़ी मशहूर कहानी है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं CaOCl2। देखिए इसका ए ऐसे होता है CaOCl और ये होता है C।
आयन में तोड़ेंगे तो ऐसे टूटता है। इसको मैं बोलता हूँ कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। इसका अगर मैं आईपीसी नाम की बात करूँ तो आईपीसी नाम करूँ, आईपीसीएम तो कार्बनिक यौगिक लिखा जाए, इसका नाम है रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, है ना, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। इसको कैसे बनाया जाता है, दूर में पूछा है, तो आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोरीन गैस में जब प्रवाहित कर देंगे तो ये मेरा मतलब CaO क्या, Cl2 प्लस जल निकल जाता है। ये इसका रासायनिक समीकरण है, आप लोग लिख लेंगे, डालेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, बोले सिंपल, ये तो आप लोग का सिंपल है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी आपको मैं बताया हूँ। सजातीय श्रेणी में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं यानी क्रियात्मक समूह होते हैं, वो की एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनती है, एक वरीयता क्रम बनता है। वो जब श्रेणी एक निश्चित अनुपात में मिलने लगती है उसी को हम सजातीय श्रेणी का नाम जानते हैं। ये मैं पीछे पढ़ा हूँ आप लोगों को। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी मैं कह दूँ कि C+O2, इसके बाद क्या हो गया CO2। मैं कहूँगा एक कौन से भी क्या है, ऑक्सीकरण के भी क्या है, ध्यान भी रहे। अगर कहीं हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के दो चांस, ऑक्सीजन से या तो योग होना चाहिए, ऑक्सीजन से योग, अच्छा हाइड्रोजन का वियोग, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। एक इसमें मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट ये है बबुआ कि इसमें और भी कुछ है क्या, हाँ, इसमें 7 नंबर का सवाल, इसमें योगात्मक अभिक्रिया भी लिखा है, योगात्मक अभिक्रिया, है ना, योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा है, चौथा क्या भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो फिर उदासीनीकरण योगात्मक अभिक्रिया में योग होता है, क धन ख, क्या मिल गया, ख बन गई, ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। कहने का C+O2, ये भी योगात्मक अभिक्रिया क्या बन गया, CO2। यानी दो परमाणु या अणु मिलकर के एक और केवल एक कंपाउंड का यौगिक का निर्माण करता है, उसको मैं बोलता हूँ योगात्मक अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, एक मान लीजिए मैं लेता हूँ NaOH, ये क्या आपका, ये क्षार है, और प्लस क्या ये Cl क्या है, ये अम्ल है। N क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और OH क्या निगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, आओ जी Na सिर्फ तुम आओ और बांड बनाओ, NaCl प्लस H2, देखिए ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि इसको हम लोग दो तरीके से नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, है, इसका और क्या नाम होता है पता नहीं, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई। तो ये केमिस्ट्री आप लोग खत्म हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अच्छा, अथवा करके दिखाए एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीसी नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कह सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सजातीय श्रेणी का, और ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ। आप चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का आईपीसी नाम पद्धति, मतलब आईपीसी नामकरण कैसे करते वो दिखाया है ना। आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी। ओहो, बायोलॉजी आ गया ना। देखिए परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। अब परागकोश में ही परागकण होता है। ये किसमें होता है, ये परागकोश कहाँ होते हैं, पुंकेसर में, नर वाले भाग में। अभी मैं इसका आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा बड़ी सी। मुकुलन कहाँ पर जाता है, हाइड्रा में। पुरुष में क्या होता है, XY, X नहीं होता है, X भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। पुरुष लिंग क्या होता है, XY। अभी मैं हाइड्रा और प्लेनिडिया के बारे में अच्छे से बताऊंगा, देखिएगा। इसी जस्ट बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा, एक सेकंड देखिए। पुनरुत्थ भवन क्या है, पुनरुत्थ भवन क्या है, देखिए पुनरुत्थ, ये हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा जो होता है पुनरुत्थ भवन और मुकुलन दोनों में आता है। पुनरुत्थ भवन मतलब अलग से निर्माणित करना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखिए पुनरुत्थ भवन का एग्जाम्पल है ना। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमको भी कम दिखाई देता है। इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जब कोई इस प्रक्रिया में कोई कारण रहेगा, देखिए पहले ये ऐसे रहा होगा, कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, है ना, ऐसे रहा होगा, ये पूरा बना रहा होगा। किसी कारण बस यहाँ से बेचारा टूट गया, यहाँ से टूट गया, विखंडित हो गया, और यहाँ देखिए नया जन्म पा गया। ये प्लेनेरिया है, नया जन्म पा गया। इसको मैं बोलता हूँ क्या, पुनरुत्थ भवन। क्या मैं बोलता हूँ, पुनरुत्थ भवन। और ये हाइड्रा था, देखिए हाइड्रा था, एकदम रंगा बिरंगा हाइड्रा था, एकदम एक कम था, यहाँ चट्टा यहाँ बीच में टूट गया और तीन भाइयों में विखंडित हो गया।
और नया पौधे का जन्म का निर्माण होगा ना, तो ये मैं बोलता हूँ इसको पुनरुत्थान। और मुकुलन की जस्ट यहीं पर जस्ट बगल में इसकी भी कहानी है। मुकुलन क्या करती है, आओ जी देखो ये आ गई, कह रही मैं तो भाई अपना पोछ निकालता हूँ। ठीक, ये अभी हाइड्रा है और देखिए ये भी हाइड्रा ही है ना, ये भी हाइड्रा है और ये भी हाइड्रा है, बट इसमें अंतर क्या है देखिएगा। इस प्रक्रम में जो जीव होते हैं शरीर के एक उभार उत्पन्न होता है ना, उभार उत्पन्न है जिससे मुकुल कहते हैं, या मुकुलन पहले नए फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जिसे हाइड्रा स्टिग्मेट। हाइड्रा देखिए ये है हाइड्रा, यहाँ से देखिए ये निकलने शुरू हो गया, यहाँ पे निकला है, यहाँ पे क्या किया और निकला हुआ है, यहाँ पे निकला और बढ़िया रहेगा। देखिए अब निकलने ही वाला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, और यहाँ ये कहेगा हम तुमको जरूरत नहीं है, अब हम अलग रहेंगे। अब वो अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। आगे चलना, ये बात आ गई बाबू किसकी, हाइड्रा में मुकुलन की। अभी देखिए मैं एक छोटी सी फिगर दिखा रहा हूँ, उसमें हाइड्रा उड़कर चला जाएगा, एक सेकंड देखिएगा। चलो ये हाँ देखिएगा, अभी देखिएगा देखिएगा, अरे चला गया क्या कब, अभी देखिए हो रहा है ना, ये हाइड्रा है, अभी ये देखिए आ गया बाहर, देख रहा है ना, ये हाइड्रा का ये कहानी है। तो हाइड्रा पुनरुत्थान यानी पुनर्जनन और मुकुलन दोनों में आता है। मुकुलन में ये होता है कि बीच से उभार हो जाएगा, यहीं पे से उभार हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। मुकुलन में क्या होता है, सॉरी पुनर्जनन में काट के आगे बहुत जल्दी खत्म। देखिए पुमंग और जयांग, पुमंग और जयांग में क्या अंतर है, पुमंग का मतलब होता है पुंकेसर, क्या होता है पुंकेसर, और जयांग का मतलब होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। पुंकेसर में नर भाग, पुंकेसर में नर भाग और स्त्री केसर में मादा भाग। पुंकेसर में पराग कोष होता है जिसमें परागकण होते हैं, और स्त्री केसर में अंडाशय होता है। ये इसका मैं फिगर दिखा रहा हूँ, आप देखिए अच्छा सा फिगर, बढ़िया से सुंदर सा, ये देखिए कैसा लग रहा है। ये मैं जानता हूँ कि ये कौन सा है, ये स्त्री केसर वाला है। देखिए वर्तिका करता है, वर्तिका होती है, अंडाशय ये कौन वाला होता है, ये देखिए ये वाला है, जो ये वाले हैं, ये पुंकेसर है। पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में पराग कोष होते हैं, पराग कोष में परागकण होते हैं, और इसमें क्या होता है स्त्री केसर में अंडाशय होता है ना। तो ये प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था कि पुमंग और जयांग में अंतर ही, तो यही तो लिखना है और क्या है। तो आगे देखते हैं मेंडल के प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। मेंडल के प्रभावी मतलब क्या हुआ, जब मेंडल ने विपरीत पौधों का जब क्रॉस कराया, तो जो प्रभाव पहले पीढ़ी में तुमको देखने को मिला नहीं, तो उसको मैं बोलूँगा अप्रभावी लक्षण, और दूसरे में प्रभाव मिला उनको। पहले में क्या किया, छोटे छोटे पौधों को, एक बौना पौधा था, एक शुद्ध लंबा पौधा था, उसका जब क्रॉस कराया था तो पहली पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त हो गए थे, और सेकंड पीढ़ी में कुछ लंबे, कुछ मझले, कुछ इस तरीके से प्राप्त हुए। तो प्रभावी में प्रभावी, जहाँ पे प्रभाव उसको दिखाई दिया वो प्रभावी लक्षण था, जहाँ पे प्रभाव नहीं देखा वो अप्रभावी लक्षण था। क्योंकि पहली F1 पीढ़ी में उनको प्रभाव नहीं दिखा, सिर्फ बड़े वाले जो थे उन्हीं का प्रभाव दिखा, और सेकंड वाली में छोटे वाले भी पौधे आए थे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड आगे वाले क्वेश्चन में है, वहाँ पे डेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यह तो फूल की बात है, अच्छे अच्छे फूल हैं। कौन लेगा भाई, चुट्टा फूल लेगा, क्या करेगा, संकर से आपका संपर्क शुद्ध लंबे पौधे, तो बस ज़्यादा नहीं रहेगा, बस शुद्ध लंबे एवं पौधे के बाद संकर किस प्रकार के वंशज प्राप्त होंगे या किस नियम के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत फास्ट, बहुत कम समय में आपकी ये प्रश्नावली खत्म करेंगे। शुद्ध लंबे पौधे, देखिएगा ये शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध बौना पौधा, ये शुद्ध कैसा भैया, अरे अच्छा शुद्ध ये कैसा है लंबा, और ये शुद्ध कैसा है बौना है। जब इसका क्रॉस करा गया था, क्रॉस कराओ टी, इसका फिर इससे मैं क्रॉस कराया तो टी, इसका इससे क्रॉस कराएगा तो टी, और इसका इससे क्रॉस कराएगा तो टी। ये कौन सी पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी। देख बबुआ ये क्या है, लंबा पौधा, ये चुट्टा कैसे आ गया लंबा पौधा। पहली पीढ़ी में सबके सब लंबे हो गए, जो छोटे वाला का तो उसका पता नहीं चला कहाँ गए। यानी कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे पौधे मिले। तो जब विपरीत प्रकार के जो यानी कि शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा जब संकर कराया गया ना, सब लंबे पौधे आ गए। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आई तो पता ये चला कि इसमें कुछ और हो गया, अनर्थ हो गया। मेंडल भैया तो एकदम गरमा गए, अरे बाप ये क्या हो गया। पहले तो सनक गए,
कहो आई तो जो छुटकी छुट गए बेचारे तो पतन हो गया, पतन कहाँ चले गए, उनका पता नहीं चला। कहे अच्छा ठीक है लाओ लाओ तुम्हारा फिर से हम प्रयोग करते हैं। कहे अब दूसरे जब पहली वाली पीढ़ी जो लंबे लंबे आ गए, कहे आओ आओ तुम सबको मैं करवाता हूँ फिर से। तो कहे कि करवाओ, कहा करवा रहे हैं, कहा आओ आओ ठीक। अरे कैसा मैं कर रहे कहीं बराबर है क्या, टी और ये टी, एक टी और ये टी करवा रहे हैं, करवाएं। टी टी के पास जाएगा, अरे वाह वाह, टी टी के पास जाएगा, वाह वाह, टी टी के पास जाएगा, वाह वाह, और टी टी के पास जाएगा, वाह वाह। धन्य हो प्रभु। कहे अरे ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। कहा कि अरे जब मैंने सेकेंड पीढ़ी में क्रॉस करवाया तो ये तो लंबा मिल गया। कैसा मिल गया, लंबा, लेकिन ये भी लंबा मिला। कैसा मिला, लंबा मिला। ये कैसा मिला, छोटा मिला। यहाँ देखने को पता ये चला, ये जो लंबा पौधा में देखिए शुद्ध एकदम लंबा है। कैसा ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये भी लंबा है, लेकिन संकर वाला मिक्सचर वाला है, ये मिक्सचर वाला है। मिक्सचर वाले पौधे अच्छे नहीं रहते हैं, ये शुद्ध बौना पौधा है। कैसा, शुद्ध बौना पौधा। तो ये कहानी है लंबे पौधे छोटे पौधे, है ना, कि जो पहली पीढ़ी में जब कराया गया तो कुछ और दूसरी पीढ़ी में। इस तरीके से आप लोगों का बायोलॉजी शायद खत्म हो रहा है। मैं देख ले रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन और होगा तो इसको मैं देख ले रहा हूँ, इसके बाद तो ओहो मैं उसके आर का चित्र बनाया, मैं बनाया हूँ क्या, थोड़ा सा एक सेकंड के देखिए। ये आर का चित्र है, आप किताब में वो चित्र बना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बोलिएगा ये आपका मुंह है, मुँह से खाना खाएंगे, इसी से आएगा, कहाँ आएगा, इसी से आएगा, यहाँ आएगा, इसमें इस पहले छोटी आते हैं फिर बड़ी आते हैं, गुदा माल द्वारा कहाँ चला जाएगा, बाहर है ना। मेरे पास एनिमेशन था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, एक छोटा सा डाल हुआ, हाँ इसमें छोटा सा दिख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा जा रहा है। आओ जी खाना देखो लेके जा रहा है, जाएगा वो खत्म हो जाएगा खाना। चलिए तो इस तरीके से आप लोगों का बायो खत्म हो गया। मैंने कम समय में चाहा कि खत्म कर दें। अब आप लोग इसके बाद हो सकता है मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए मैथ का, है ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, नहीं आएगा तभी करिएगा। अरे देखिए खाना जा रहा है भाई, देखिए खाना जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहाँ चला गया।